हो गया। तो देखो लास्ट टाइम पे अपन कहाँ तक पहुंच गए थे। लास्ट टाइम पे अपन ने बात कर ली थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो चैप्टर नंबर 1 है और 2 है, इसके अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। लास्ट टाइम पे अपन ने बात कर ली थी चार्ज क्या होता है। लास्ट टाइम पे अपन पढ़ा कि टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं। अपन ने इसकी यूनिट देख ली, इसकी डायमेंशंस देख ली, क्लियर है बात। और फिर अपन ने देख लिया कि बॉडी पे कब कौन सा चार्ज आता है, हाउ टू चार्ज अ बॉडी, हाउ टू चार्ज अ बॉडी। यहाँ तक अपन बातचीत कर चुके थे, क्लियर बात। आज अपन पढ़ते हैं एक छोटा सा, 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और। उसमें अपन सबसे पहले सीखना चाह रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट चार्ज ऑन एन आयन। आयन के ऊपर किस तरीके से चार्ज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन एन आयन। आयन के ऊपर हम चार्ज की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहली चीज, जो एटम होता है, क्या होता है एटम। एटम तो कैसा होता है बेटा, एटम तो न्यूट्रल होता है। एटम तो कैसा होता है, न्यूट्रल, क्लियर बात। क्यों होता है न्यूट्रल, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बराबर, जितना प्लस उतना ही माइनस, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो एटम है, अगर इसी एटम को क्या कर दिया जाए, इस एटम की चार्जिंग कर दी जाए, इस एटम की क्या कर दी जाए, चार्जिंग, क्लियर है बात। इस एटम को अगर इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तो ये जो एटम है चार्जिंग के बाद इसी को क्या बोलते हैं अपन, आयन, क्या बोलते हैं इसी को, क्लियर बात। अगर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव आयन, क्या बोलते हैं इसको। और एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, नेगेटिव आयन। और पॉजिटिव कब आएगा ये अपने को पता है, कब आएगा, जब एटम में से किसमें से, एटम के अंदर से अगर अपन ने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो एटम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। और अगर एटम के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो एटम क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन। तो ये क्लियर है। तो जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू अपन समझे, एक क्वेश्चन के थ्रू अपन समझे। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, आपको कहा गया फाइंड चार्ज ऑन फॉलोइंग, फाइंड चार्ज ऑन, इन पे चार्ज बताओ, ठीक है ना। किस किस पे, जैसे सबसे पहले पूछा अपने से सोडियम पे बताओ, ठीक है ना। दूसरा पूछा आपसे सोडियम प्लस पे बताओ, क्लियर। तीसरा पूछा अपने से कि Fe+2 पे बताओ। फोर्थ पूछा अपने से O-2 पे चार्ज बताओ। इन सब के ऊपर अपने को क्या करना है, चार्ज बताना है, किस किस पे कितना चार्ज है, गुलाम में बताना है, क्या में बताना है, इन गुलाम। गुलाम के अंदर अपने को जवाब देना है कि किस किस पे कितने गुलाम चार्ज है, क्लियर। तो सबसे पहले करते हैं अपन आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 अपने को बताना है सोडियम पे। तो ये तो क्या है, क्या ये आयन है, क्या ये तो एटम है, क्या ये तो। और अगर ये एटम है, ठीक है, तो फिर इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, क्या होगा, न्यूट्रल, ठीक है ना। अब आते हैं अपन आंसर नंबर 2। इसमें आपसे कहा गया Na+ के ऊपर कितना चार्ज है ये बताओ। Na+ पे कितना चार्ज है ये अपने को बताना है, क्लियर है। तो अपन बिहाइंड द स्टोरी जाते हैं कि यार ये Na+ बना कैसे, क्लियर बात। तो हुआ क्या होगा कि जो सोडियम एटम था, उस सोडियम एटम में से क्या गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा। सोडियम एटम में से क्या निकला होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तब जा करके क्या बना होगा हमारे पास, Na+ बना होगा, क्लियर है। और हमें अच्छे से पता है
एक इलेक्ट्रॉन जाने पे कितना चार्ज आता है, प्लस का 1e, प्लस का, क्लियर बात। तो प्लस 1e का मतलब प्लस, और e का मतलब होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत, ठीक है। इसी तरीके से अगला चाहिए अपने को आंसर नंबर 3, Fe+2 के ऊपर चार्ज चाहिए। किसके ऊपर चाहिए, Fe+2, क्लियर है। तो Fe+2 कब बना होगा, जब Fe में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए होंगे, ठीक है। तब जो Fe है वो क्या बना होगा बेटा, बोलो क्या बना होगा, Fe+2 बना होगा। और 2 इलेक्ट्रॉन अगर गए तो चार्ज कितना आएगा, एक जाने पे +1e और 2 जाने पे कितना आएगा, प्लस का 2e, मतलब +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर बात। इसी तरीके से आंसर नंबर 4, अगला पूछा आपसे O-2 पे। तो O-2 कब बना होगा, जब ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, ऐड हुए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ऐड हुए। तो ऐड हुए तब जाकर के क्या बना होगा, O-2, क्या बना होगा, क्लियर है बात। O-2, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे आता है -1e, तो 2 होने पे कितना आएगा, माइनस का 2e, मतलब O-2 पे नेट चार्ज होगा माइनस का 2e, मतलब -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर मैं इसके कंक्लूजन पे आऊं, तो कंक्लूजन क्या है, ध्यान से सुनना, कि हमारे पास कोई भी आयन है, हमारे पास कोई भी आयन हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है मैंने 4 दिए 3 लिए यही हो, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी आयन हो हमारे पास, मान लो वो आयन है X और उसके ऊपर कुछ भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है प्लस या -n, प्लस या -n, जैसे यहाँ +1 लिखा है, यहाँ +2 लिखा है, यहाँ -2 लिखा है। तो आयन के ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ हो सकता है, कुछ नहीं करना तुम्हें, इसका चार्ज बताना है ना। तो इसके चार्ज बताने के लिए क्या करोगे, कि इसका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसको E से मल्टीप्लाई करना है, जो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर है उसको क्या से मल्टीप्लाई करना है, E से, क्लियर बात। मारो इसका शॉर्ट मारो, फोटो लो। देखो, तो इनके ऊपर अपने को क्या पता करना है, चार्ज पता करना है, क्लियर है। तो कैसे पता करेंगे, क्या बताया मैंने, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ उसको कैसे मल्टीप्लाई कर दो, ई से। बोले इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, तो -1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ई से, ठीक है ना। बोलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2, तो -2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ई से। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है ना, तो काई से मल्टीप्लाई कर दो +1 को ई से, और ई की वैल्यू रख सकते हैं अपन 1.6 10⁻⁻19 गुलाम, तो आंसर गुलाम में निकल करके आ जाएगा, क्लियर बात। इस तरीके से किसी भी आयन X ± n के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, ± ऑक्सीडेशन नंबर इंटू ई, क्लियर है यहाँ तक बात। ये किसी भी आयन पे चार्ज निकालने का तरीका है, ठीक है ना। अब देखो ये तो अपन ने निकाल लिया किस पे चार्ज, आयन पे। अब निकालते हैं अपन न्यूक्लियस पे चार्ज, किस पे निकालते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन अ न्यूक्लियस, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन अ न्यूक्लियस के ऊपर हम चार्ज निकालते हैं, किसी भी न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, ठीक है ना। देखो सबसे पहली चीज तो समझो कि न्यूक्लियस क्या है, हालांकि क्या है कैसे है ये सारा न्यूक्लियस करके चैप्टर आएगा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसी। बट फिलहाल थोड़ा सा अपने को पता ही है कि एटम का जो सेंट्रल कोर होता है, ठीक है, जिसमें उसका सारा मास और पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड होता है, उसी को क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों में से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और, क्लियर बात। तो बेसिकली न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस है बंच ऑफ प्रोटॉन्स, बेसिकली न्यूक्लियस क्या है,
bunch of protons and न्यूट्रॉन्स, bunch of protons and न्यूट्रॉन्स। क्लियर बात? इसमें से प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और ये तो न्यूट्रल होता है, ऐसा होता है। क्लियर बात? इसलिए ड्यू टू प्रोटॉन, देयरफॉर ड्यू टू, भाई किसी जगह पे दो तरह के लोग रहते हैं, ठीक है ना, उसमें से एक तो पॉजिटिव है और दूसरा कोई मतलब ही नहीं उसका, तो उस जगह पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस और जीरो मिला के क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। क्लियर बात? तो देयरफॉर ड्यू टू प्रोटॉन्स, देयरफॉर ड्यू टू प्रोटॉन्स न्यूक्लियस इज कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? बोलो, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, किसी भी न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? ठीक है ना, तो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है। कोई सा भी न्यूक्लियस हो उसको ऐसे लिखते हैं ZXA। क्लियर है? यहाँ पे ये जो X है ये तो केमिकल सिंबल हो गया। क्या हो गया? केमिकल सिंबल। क्लियर है? केमिकल सिंबल मतलब जैसे हाइड्रोजन हुआ तो H लिख देंगे, नाइट्रोजन हुआ तो N लिख देंगे, क्लोरीन हुआ तो Cl लिख देंगे, सोडियम हुआ तो Na लिख देंगे, यूरेनियम हुआ तो U लिख देंगे। क्लियर है बात? ये जो Z है, इस Z को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं Z को? एटॉमिक नंबर। क्लियर बात? और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। फिलहाल इन्हीं से मतलब है अपने को। क्लियर है? और किसी भी न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो होता भी किसकी वजह से? प्रोटॉन्स की वजह से। अरे क्लियर है? तो न्यूक्लियस चार्ज के मामले में जिनके दम पे उछलता है वो कौन है? प्रोटॉन्स। उसके अंदर एक प्रोटॉन पे कितना होता है? +1 ही। तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उनके दम पे ही तो उछलेगा वो, उनके दम पे ही तो चार्ज किया करेगा, वो शो करेगा। ठीक है ना? तो किसी न्यूक्लियस के अंदर जेड प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है कितना? एक प्रोटॉन पे होता है +1 ही। कितना होता है? तो जेड प्रोटॉन्स पे कितना होगा? प्लस का जेड ही, प्लस का। तो इस तरीके से ऐसा जो न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है उसका जो नेट चार्ज है वो कितना होता है बेटा? प्लस का जेड ही, प्लस का। तो यहाँ से क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि किसी भी न्यूक्लियस का अगर अपने को क्या पता करना है? चार्ज। तो कुछ नहीं करते, उसका जो एटॉमिक नंबर है ना उसको +E से मल्टीप्लाई करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? समझ में आती बात? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखना, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि क्यू नेट निकालो ऑन फॉलोइंग न्यूक्लियस, फॉलोइंग न्यूक्लियाई। ठीक है? अरे क्लियर है क्या? तो जैसे फर्स्ट अपन ने ले लिया, मान लो 1H1, क्या ले लिया? आपसे क्या इस पे बताओ। सेकेंड अपन ने ले लिया मान लो 2He4। थर्ड अपन ने ले लिया मान लो 7N14। फोर्थ अपन ने ले लिया मान लो 11Na23। फिफ्थ ले लिया मान लो 92 यूरेनियम 238। इन सब के ऊपर क्या बताना है अपने को? चार्ज बताना है। क्या बताना है? क्लियर है? तो बोलो कैसे निकालेंगे? सबका इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो इस पे चार्ज कितना होगा? प्लस का 1 ही। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? ये काहे का न्यूक्लियस है? हाइड्रोजन का। ये काहे का न्यूक्लियस है? हीलियम का। तो इस पे कितना चार्ज होगा? इसका एटॉमिक नंबर है 2, तो कितना होगा? प्लस का 2 ही। और ये जो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके लिए ध्यान रखना, इसी को किस नाम से पुकारा जाता है? इसको अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। तो आगे कभी अगर काम है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, और हीलियम का न्यूक्लियस मतलब 2 प्रोटॉन। तो चार्ज कितना होगा? प्लस का 2 ही। कितना होगा? प्लस का 2 ही। क्लियर है? हाँ बोलो। ये इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो इस पे कितना चार्ज होगा? क्यू नेट इक्वल टू प्लस का 7 ही। बोलो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो इस पे कितना चार्ज होगा? क्यू नेट इक्वल टू प्लस का 11 ही। बोलो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 92। तो इस पे कितना चार्ज होगा? प्लस का 92 ही। बोलो कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है? तो दोनों चीज़ें अपन सीख गए।
न्यूक्लियस का चार्ज निकालना भी सीख गए, आयन का भी सीख गए। आयन का चार्ज निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है काई से मल्टीप्लाई कर दो, ई से। क्लियर है। किसी न्यूक्लियस का चार्ज निकालने का तरीका क्या है, जो भी उसका एटॉमिक नंबर है काई से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ई से। कैसे करना है, अरे क्लियर है। आयन पे तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, पर न्यूक्लियस पे हमेशा कौन सा होता है, प्लस ही होता है, प्रोटॉन्स की वजह से। किसकी वजह से, इसीलिए देखा होगा ना, कभी भी एटम बनाते हैं तो ऐसे तो बनाते हैं, पर बीच में प्लस बना के फिर ऐसे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ऐसे, प्लस ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव ही होता है चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि जो 2He4 है, क्या है, जो इसको किस नाम से भी पुकारा जाता है, अल्फा पार्टिकल। क्या नाम, क्या ही बोलते हैं इसको, अल्फा पार्टिकल। और इस पे चार्ज कितना होता है, प्लस का 2E। क्लियर है, कितना होता है, प्लस का 2E। कोई दिक्कत, हाँ। चलो, यहाँ तक कोई परेशानी है ना। अब अपन बात करते हैं बॉडी को, जब अपन ने चार्ज कर दिया, मतलब जब बॉडी न्यूट्रल थी और फिर जब वो चार्ज हो चुकी है, तो उसमें क्या बदलाव आ चुका है, इसके बारे में अब अपन बात करते हैं। ठीक है ना। तो इफेक्ट्स ऑन बॉडी, इफेक्ट्स ऑन बॉडी ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग से बॉडी पे क्या इफेक्ट आते हैं, ठीक है ना। क्या इफेक्ट का मतलब, जैसे उसका मास का क्या होता है, साइज का क्या होता है, डेंसिटी का क्या होता है, ये सारी बातचीत करते हैं अपन। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले बात करें अपन, पॉजिटिवली अगर बॉडी को चार्ज किया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली अगर बॉडी को जो है पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उसके मास पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो बताओ, पॉजिटिवली चार्ज हमने बॉडी को कैसे किया था, बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हमने उसमें से क्या निकाले थे, इलेक्ट्रॉन्स। बताओ, जब इलेक्ट्रॉन्स गए तो साथ में क्या भी ले गए, अपना मास भी ले गए। तो कुल मिला के इसमें से मास अटैच हुआ कि डिटेच हुआ, डिटेच हुआ। क्लियर बात। तो फिर क्या होगा, मास में कमी आएगी। हालांकि वो जो कमी आती है वो कैसी होती है, स्लाइटली। कैसी होती है, क्योंकि जो गए वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उनका मास ऑलरेडी बहुत कम होता है, उनका मास ऑलरेडी, उनके आने जाने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये उतना ही फर्क है जैसे तो अपन हेयर कट करवा लें, तो हेयर कट करवाने पे अपनी बॉडी के मास पे जितना फर्क पड़ रहा है उतना ही फर्क पड़ने वाला है। क्लियर बात है ना, क्लियर है। तो पॉजिटिवली चार्ज करने पे मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव किए। ठीक। दूसरी बात आती है कि साइज या वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ता है, बॉडी के साइज पे या वॉल्यूम पे चार्जिंग से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना। तो देखो, अगर अपन ने बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, क्या कर दिया बॉडी को, इस तरीके से मान लो ये हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद इसे प्लस प्लस आ गया इसके ऊपर। अब बताइए, प्लस प्लस एक साथ बैठना चाहते हैं कि एक दूसरे को धक्का मारेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। होगा क्या कि ये वाला जो प्लस है, इस प्लस को बाकी के जो प्लस है ये क्या करेंगे, ऐसे रिपेल करेंगे। ये प्लस उधर धक्का मारेगा, बोलो उधर भाग, ये उधर मारेगा, इधर धक्का मारेगा। इस तरीके से इसके ऊपर जो नेट फोर्स है, क्या है जो इसके ऊपर, इस वाले पॉजिटिव पे चार्ज, मतलब बॉडी के इस सेक्शन के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। कहाँ लगेगा, क्लियर बात। इसी तरीके से इस वाले पॉजिटिव को ये पॉजिटिव धक्का मारेगा, ये वाला पॉजिटिव धक्का मारेगा, ये वाला पॉजिटिव धक्का मारेगा। तो बॉडी के इस सेक्शन पे नेट फोर्स कहाँ लगेगा, इसे बाहर की तरफ। कहाँ की तरफ, समझ में आती बात। ठीक है। ठीक इसी तरीके से इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव धक्का मारेगा, ये पॉजिटिव धक्का मारेगा, ये पॉजिटिव धक्का मारेगा। तो बॉडी के इस वाले सेक्शन पे नेट फोर्स कहाँ लगेगा, ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है ना। सेम यहाँ देखें अपन, तो इस वाले पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, ये वाला पॉजिटिव इधर धक्का मार रहा होगा, ये पॉजिटिव इधर धक्का मार रहा होगा, ये पॉजिटिव इधर धक्का मार रहा होगा। तो नेट फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इस वाले सेक्शन पे बाहर की तरफ। अब तुम सोच के देखो, किसी बॉडी पे सब तरफ से ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। उसका साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या बात। ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे कि जो साइज है वो इंक्रीज होता है,
साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और वजह क्या है, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, वो साथ बैठना ही नहीं चाहते। इसलिए बॉडी का हर सेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, जिसको आगे चल के अपन इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से पढ़ेंगे अभी से। क्लियर है बात। एक चीज और देखो, जिसको बोलते हैं अपन डेंसिटी। क्या बोलते हैं कि डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बॉडी की डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो डेंसिटी जो होती है ना, क्या होती है डेंसिटी, डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है। तो हमने पॉजिटिव, अच्छा तो इसका मतलब डेंसिटी और मास, बोलो जो तेरा हाल वो मेरा हाल की उल्टा हाल, जो तेरा हाल वही मेरा हाल, ठीक है ना। और वॉल्यूम के साथ कैसा रिलेशन है, जो तेरा हाल वही मेरा हाल की मेरा उल्टा हाल, मेरा उल्टा हाल, ठीक है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज करने पे मास क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्या हुआ, मास डिक्रीज हुआ। तो जो तेरा हाल वही मेरा हाल, तो मास डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर बात। और वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो बोल, जो तेरा हाल मेरा उल्टा हाल, तो तेरे इंक्रीज होने से मैं क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो दोनों ही फैक्टर्स की वजह से क्या हुई, डिक्रीज हुई। इसलिए फाइनली डेंसिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। डेंसिटी क्या होती है, क्लियर बात। तो पॉजिटिवली चार्ज करोगे तो मास क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गए तो साथ में क्या भी ले गए, मास भी ले गए, ठीक है ना। साइज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो साथ बैठना ही नहीं चाहेंगे। क्लियर बात। डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर है। ये तो किन बातों के असर है, किन बातों के असर है, पॉजिटिवली चार्ज करने का असर है बॉडी के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक बात, इसका लो शॉर्ट। देखो ये तो पॉजिटिवली चार्ज करने का असर था। अब अपन बात करते हैं कि बॉडी को अगर नेगेटिवली चार्ज किया जाए, क्या किया जाए, नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो क्या असर आता है, ठीक है ना। तो देखो यार, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, बॉडी को अगर नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो क्या असर आता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं अपन मास पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बताओ बेटा, बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करने के लिए तुमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन भगाए या बुलाए, बुलाए, ठीक है ना। तुमने इलेक्ट्रॉनों को बुलाया, और इलेक्ट्रॉन्स जब आए तो मास भूल के आए थे कि मास लेके आए थे, मास लेके आए थे। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ, मास अटैच हुआ। मास अटैच हुआ तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। हालांकि ये जो इंक्रीमेंट होता है, वापस से मैं वही कहूँगा स्लाइटली, ये इंक्रीमेंट ठीक उतना ही है जितना अभी यहाँ मैं चौक से लिख रहा हूँ, और उसकी वजह से ये डस्ट उड़ रही है चौक की, और ये मेरी बॉडी पे क्या हो रही है, चिपक रही है। अरे क्लियर है। तो मेरी बॉडी पे चिपकने से जो मास बढ़ रहा है ये उतना ही बढ़ेगा बस। क्यों, क्योंकि जो मास बढ़ रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स पे तो ऑलरेडी बहुत कम मास होता है। अरे क्लियर, बाकी एक्चुअली में बढ़ तो रहा है। अभी मैं लिख रहा हूँ, मेरे ऊपर ये पार्टिकल्स आकर के जमा हो रहे हैं, तो मास मेरे अटैच हो ही रहा है ना। तो अगर बिल्कुल रियलिटी की बात की जाए तो मास बढ़ ही रहा है, नहीं बढ़ रहा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से दूसरी बात करें अपन साइज और वॉल्यूम के बारे में, कई के बारे में, साइज और वॉल्यूम के बारे में। इस साइज और वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो क्या किया तुमने, बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, तो बॉडी पे क्या आ गया, ऐसे माइनस माइनस। अब वापस से वही बात, ये माइनस माइनस बैठना चाहते हैं कि भागना चाहते हैं। तो जैसे पॉजिटिवली चार्ज करने पर बॉडी का हर एक सेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर फील कर रहा था, ठीक वैसे ही नेगेटिवली चार्ज करने पे भी करेगा। तो इसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज क्या होगा, तो चाहे चार्ज पॉजिटिवली करो चाहे चार्ज नेगेटिवली करो, साइज तो बढ़ेगा ही। सी साइज तो फिक्स कर लेना इसको, ठीक है। चाहे मैं किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दूं चाहे नेगेटिव चार्ज दूं, कंफर्म में उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक। नेक्स्ट देखो आगे की बात करें, थर्ड पॉइंट आता है इसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, इस पे क्या फर्क पड़ता है, डेंसिटी। तो देखो इधर, तो डेंसिटी वापस से क्या होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है।
बोलो, नेगेटिवली चार्ज करने पे मास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो बोल जो तेरा हाल वो मेरा हाल, तो इंक्रीज तो मैं भी इंक्रीज, क्लियर है। और वॉल्यूम भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो जो तेरा हाल मेरा उल्टा हाल, तो मैं क्या होऊंगा, डिक्रीज होऊंगा। अरे क्लियर है। तो अब लगता है ऐसा है कि इंक्रीमेंट भी हुआ डिक्रीमेंट भी हुआ, तो ऐसा लगता है कि डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया होगा, नो चेंज। बट ये गलत है। एक्चुअल में जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज मारती है, क्या करती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मास के कंपैरिजन में वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अरे क्लियर है। मास के कंपैरिजन में वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट होता है वो काफ़ी, और इस वॉल्यूम में इंक्रीमेंट ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी मास बढ़ने से बढ़ती जितनी नहीं है ना, वॉल्यूम बढ़ने से घट ज़्यादा जाती है। क्लियर बात। तो कोई चीज़ मैं कहूँ यहाँ थी, ठीक है ना, वो 1 मीटर तो चढ़ी ऊपर और 3 मीटर उतरेगी नीचे, तो नेट क्या हुआ, 2 मीटर नीचे ही तो गई वो। भाई ऊपर गई कम और नीचे गई ज्यादा, तो नेट क्या हुआ, नीचे गई। तो वही चीजें बढ़ी भी सही और घटी भी सही, बढ़ी तो कम और घट गई तो क्या होगा, डिक्रीज ही होगी, ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। क्लियर। तो क्या पता रख लेना है कि चाहे पॉजिटिवली चार्ज करो चाहे नेगेटिवली चार्ज करो, साइज बढ़ेगा। साइज क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। और जो डेंसिटी होगी वो हमेशा घटेगी। क्लियर है। और मास को तो बता ही दोगे आसानी से कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कब जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज करने पे जा रहे हैं तो मास ले जाएंगे, घट जाएगा। और आ रहे हैं कब आते हैं, नेगेटिवली चार्ज करने पे। क्लियर बात। आ रहे हैं तो मास ला रहे हैं, तो मास क्या होगा, बढ़ेगा। तो नेगेटिव चार्ज करने पे मास बढ़ता है। बोलो कोई परेशानी, पक्का, ठीक है। इसका शॉर्ट लो ये वाला। देखो बेटा, तो सामने अपने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि एक बॉडी है, पहले न्यूट्रल है, उसका मास कितना है, क्लियर है। उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव कर दिए, तो क्या हो गई वो, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई। क्या बन गई, तो उसका मास हो गया एम डैश। कितना हो गया, तो आपसे पूछा गया एम और एम डैश पे कमेंट करो, मतलब कौन कम कौन ज्यादा बराबर, ठीक है ना। तो बोलो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या किया ने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया ना, इलेक्ट्रॉन गए तो क्या भी ले गए, मास भी ले गए। तो पहले मास एम था, तो फिर इलेक्ट्रॉन का मास जाने के बाद एम डैश हो गया, तो वैसी बात है, एम बड़ा होगा और एम डैश छोटा होगा। अरे बोलो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसके अंदर, इसमें क्या हो रहा है तुम बताओ, न्यूट्रल थी तब मास कितना था एम, इलेक्ट्रॉन से ऐड हुए, क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। और नेगेटिवली चार्ज होगी तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, तो मास आ गया। तो ये है इलेक्ट्रॉन ऐड होने के पहले का मास और ये है मास ऐड होने के बाद का मास, तो वैसी बात है, एम कम होगा और एम डैश ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत, लो इसका शॉर्ट लो। देखो भाई, तो एक क्वेश्चन है अपने पास कि देर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स एंड बी 100 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, मतलब दो एक जैसे स्फीयर है, एक जैसे का मतलब हर चीज में एक जैसे, ठीक है ना, मास वास सब सेम है उनका, ठीक। क्या किया, 100 इलेक्ट्रॉन्स ए से किसको दे दिए, बी को, क्लियर है बात। तो ये इस तरीके की सिचुएशन हो गई, जो एक्शन अपन ने किया वो क्या है, ये मान लो ए है, ये बी है, दोनों आइडेंटिकल है। तो इसका भी मास एम होगा इनिशियली और इसका भी मास एम होगा, क्लियर है। अब हमने 100 इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ भेज दिए, ए से किसको ट्रांसफर कर दिए, बी को कर दिए। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसमें क्या आएगा, प्लस, और इसमें उतने ही आके जुड़ गए तो इसमें क्या आएगा, माइनस। तो पूछा कितने, कितना कितना आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला देते हैं अपन आंसर नंबर 1। बोलो सबसे पहले ए का चार्ज बताओ। तो ए में से क्या हो बेटा, 100 इलेक्ट्रॉन गए, तो ए पे कितना चार्ज आएगा, प्लस का 100 ही, ठीक है ना। अरे सही है ना। तो प्लस का 100 और ई की जगह 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम,
सोल्व करोगे तो -19 और ये 2 कितना हो गया, तो प्लस का 1.6 10⁻⁻17 कूलम। ठीक है ना। अब बी पे चार्ज चाहिए, तो बी पे क्या हुआ बेटा, 100 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, है ना, और 100 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो बी पे कितना आ गया, माइनस का 100 ही। ठीक है, तो माइनस का 100 और ई की जगह 1.6 10⁻⁻19 कूलम, तो माइनस 10⁻², और ये -19 कितना हो गया, 10⁻17। कोई दिक्कत। अब पूछ रहा है दोनों के मास में क्या डिफरेंस है दोनों के, ठीक है ना। तो आंसर नंबर 2 देने के लिए अपन ले लेते हैं, लेट एम ई क्या है, मास ऑफ, लेट एम ई इक्वल्स टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास है एम ई, एम ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है ना। तो अगर मैं चार्जिंग के बाद आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, आफ्टर ट्रांसफरिंग, आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर मैं ए का मास लिखूं, तो बोल बेटा पहले ए का मास कितना था, एम था, कितना था, उसमें से क्या हुआ, 100 इलेक्ट्रॉन गए, तो 100 इलेक्ट्रॉन गए तो वो अपना मास भी ले गए। ठीक है ना। और मास जब ले गए तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना था, एम ई, तो 100 का कितना हुआ, तो 100 एम ई मास उसमें से हट गया। ठीक है ना। अब मैं कहूँ बी का मास बताओ, तो बी का मास पहले कितना था, एम, और बी में क्या हुआ, 100 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, तो 100 इलेक्ट्रॉन का मास भी जुड़ गया, तो प्लस क्या हो गया इसमें। अब मुझे क्या चाहिए, दोनों के मास का डिफरेंस चाहिए, तो ए और बी के मास का डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हैं, ग्रेटर माइनस, डिफरेंस हमेशा कैसे निकलेगा, ग्रेटर माइनस लेसर। तो बताओ इन दोनों में ग्रेटर कौन है, एम बी ग्रेटर है, तो एम बी में से किसको माइनस कर देंगे, एम ए को। ठीक है ना, करो माइनस, इसमें से इसको माइनस करो, तो एम से एम कैंसिल हो गया, 100 एम ई माइनस माइनस 100 एम ई कितना हो गया, 200 एम ई कितना हो गया, क्लियर है, 200 एम ई। तो ए और बी के मास में जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 200 एम ई, और एम ई किलोग्राम में बताना है, एम ई की वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻, करो इसको मल्टीप्लाई, 2 से करोगे तो 2, ये हो गया 18.2, और -13 में और 2 कितना हो गया, माइनस का 29। समझ आई बात कि नहीं आई, पक्का, कोई कष्ट, डन, छोड़ लो इसको। चलो तो भाई यहाँ तक का ये अपना कंप्लीट हो गया है ना। अब अपन बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, काय के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बात करते हैं कि चार्ज जो है कैसा कैसा होता है, कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई लोचा लपड़ा नहीं है, क्लियर है बात। और वो जो प्लस माइनस साइन भी होते हैं ना, जैसे याद करो 11th में मैकेनिक्स के अंदर क्या करते थे अपन, ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस, नीचे वाली को लेफ्ट, प्लस राइट को अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए क्या कर लेते थे, एक डायरेक्शन को प्लस ले लेते थे और दूसरी को माइनस ले, तो वहाँ प्लस माइनस को हम डायरेक्शन के लिए भी यूज में ले लेते हैं, बट यहाँ ध्यान रखना प्लस माइनस जो है ना इज ऑल अबाउट नेचर, नॉट अबाउट डायरेक्शन। ठीक है ना। तो ये स्केलर क्वांटिटी, और जो प्लस माइनस है, प्लस एंड माइनस, ऑल अबाउट, प्लस माइनस किसके बारे में, ऑल अबाउट नेचर। प्लस माइनस किस चीज के बारे में बोलो, नेचर के बारे में है, नॉट अबाउट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के बारे में नहीं। क्लियर है। ठीक, दूसरी बात आती है कि ये एडिटिव होता है। चार्ज क्या होता है बेटा,
एडिटिव होता है, स्केलर है इसलिए एडिटिव होता है, स्केलर है इसलिए कैसा होता है, एडिटिव। ये एडिटिव होने का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो एडिटिव होने का क्या मतलब है कि अगर कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल अपने को ऐसे करना होता है, मैं कहूँ जैसे मेरे पास एक थैला है, क्या है, एक खैर मान, इस थैले के अंदर मान लो 2 किलोग्राम आलू भरे, ठीक है ना, आधा किलो इसके अंदर 0.5 kg इसके अंदर टमाटर ले रखे मैंने, ले रहे के बाद इसके अंदर मान लो जैसे 3 किलो जो है इसके अंदर प्याज पड़े। अब तुमसे पूछा जाए ये जो थैला है ना, इस थैले का क्या बताओ, टोटल मास बताओ, तो कैसे निकालोगे तुम, सबको जोड़ दो, तो 2 + 0.5 + 3, तो आंसर कितना आई है, इस थैले का मास कितना है, 5.5 किलोग्राम। क्लियर है। ठीक वैसे ही चार्ज के साथ करना होता है, ठीक वैसे ही किसके साथ करना होता है, ये होता है एडिटिव। एडिटिव का मतलब सीधे सीधे जोड़ दो, एडिटिव का मतलब सीधे सीधे जोड़ दो, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल से समझें, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास कोई सिस्टम है, क्या है, कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मान लो 4 आइटम है, ए बी सी और डी। सिस्टम के अंदर कितने आइटम है, 4, ए बी सी और डी। ए के ऊपर चार्ज है मान लो +2 माइक्रोकुलाम, ये लेके बेटा है -3 माइक्रोकुलाम, ये लेके बेटा है +4 माइक्रोकुलाम, और इसके पास है मान लो प्लस का 3 माइक्रोकुलाम, ठीक है। और आपसे कहा कि ये जो बाउंड्री मैंने बनाई, मतलब ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम का ना मुझे नेट चार्ज बता दो, या मैंने कहा कि इस सिस्टम का मेरे को टोटल चार्ज बता दो, इस सिस्टम का नेट चार्ज बता दो, ये क्या बता दो, इस सिस्टम का टोटल चार्ज मेरे को बता दो, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई हाई फाई मैथमेटिक्स लगाने की, कोई वो वेक्टर में अंडर रूट से अंडर रूट वाले जो फॉर्मूले लगते थे, वो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिंपली ऐड करना है, कितने आइटम है, 4 आइटम, तो चारों का अलग अलग निकालो और ऐड कर दो, ठीक है ना। तो 4 आइटम है ए बी सी डी, तो ए का चार्ज, बी का चार्ज, सी का चार्ज, डी का चार्ज, बोलो ए का कितना है, +2, बी का कितना है, -3, सी का कितना है, +4, और डी का कितना है, +3, +3 -3 गया, +2 और +4 कितना हो गया, +6। तो हम कहेंगे सिस्टम का जो नेट या टोटल चार्ज है वो कितना है, +6 माइक्रोकुलाम। दिस इज द एंटायर मीनिंग ऑफ एडिटिविटी। अरे क्लियर है बात। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयर इज नो लोचा लपड़ा ऑफ डायरेक्शन। क्लियर बात। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू अप्लाई वेक्टर concepts of vector algebra, it is additive. Whenever you want to get resultant charge, net charge, total charge of any system, then don't use the concept of vector algebra, simply add the charges, algebraic sum करना है, all add all the charges with sign, सारे चार्जेस को कैसे ऐड कर दो, साइन के साथ ऐड कर दो, जो प्लस है प्लस के साथ, तो माइनस है माइनस के साथ, ठीक बात। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है बेटा, कौन सी, थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये सबको पता है कि प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है, बोलो, ये प्लस प्लस एक दूसरे को, बोलो धक्का मुक्की करेंगे या चिपका चिपकी करेंगे, ये धक्का मुक्की करेंगे। क्लियर बात। धक्का मुक्की का मतलब रिपल्शन। माइनस और माइनस के बीच में भी क्या होगा, बोलो धक्का मुक्की होगी कि ये चिपका चिपकी, धक्का मुक्की, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि जो लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस, सेम नेचर के जो चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को। और वहीं पे मैं कहूँ एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो बोलो धक्का मुक्की कि चिपका चिपकी, चिपका चिपकी। मतलब जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, क्या होते हैं, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली बताई गई है, जैसे बताई गई प्रैक्टिकली। क्लियर बात। अब ज़्यादा उसमें थ्योरी में नहीं घुसूंगा, मैंने कि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है, बस ध्यान रखना है, पता तो है ही है उसमें क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो ये हो गई 3 प्रॉपर्टी। इसके बाद आती है हमारे पास 4th प्रॉपर्टी। देखो, तो 4th प्रॉपर्टी है कि जो है ना, ये क्वांटाइज्ड चार्ज कैसी क्वांटिटी है,
क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा? अभी इसका क्या मतलब होता है, अभी ये टॉपिक होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में लूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद, वो होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो वह डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, व्हाट डू यू मीन बाय कि चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, ये सब करेंगे वहां बात, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट आता है कि ये कंजर्व्ड होती है। क्या होती है? कंजर्व्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? कंजर्व्ड क्वांटिटी है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने के जस्ट बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम अपन। अब देखो ध्यान से, सिक्स्थ प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहा गया कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज हमेशा का से एसोसिएट होता है, मास से एसोसिएट होता है। क्लियर बात? मतलब ये देखा है साइंटिस्ट लोगों ने, ऑब्जर्वर्स ने इन चीजों को ऑब्जर्व किया है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जहां जहां चार्ज देखा वहां वहां साथ में मास भी देखा। मतलब जिन जिन लोगों के पास, जिन जिन पार्टिकल्स के पास, जिन जिन बॉडीज के पास उन्होंने चार्ज देखा, तो उन्होंने ये देखा कि वहां पे क्या भी होता है, मास भी था। चार्ज के साथ क्या भी था, मास भी था। क्लियर बात? तो यहाँ पे क्या कहा गया, सुनना आगे, कि मास चार्ज जो है ना, वो बिना मास के कहीं देखा ही नहीं गया। जहाँ चार्ज था वहां कौन भी था, मास भी था। जहाँ चार्ज था वहां कौन भी था, मास भी था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करें अपन, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होता है और इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है। बात करें अपन प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के पास चार्ज भी होता है, मास भी होता है। बात करें अल्फा पार्टिकल की, चार्ज भी होता है और मास भी होता है, ठीक है ना। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, इसकी, तो न्यूट्रॉन के पास चार्ज तो नहीं होता पर मास होता है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि चार्ज जहाँ होगा वहाँ मास होगा, पर जहाँ मास हो वहाँ चार्ज हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर बात? तो विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल, बट मास कैन बी पॉसिबल विदाउट। मतलब तुम्हारे पास चार्ज है तो कंफर्म हम नहीं चेक करेंगे। मतलब तेने क्या बोला भाई मेरे पास चार्ज है, तो हम चेक भी नहीं करेंगे तेरे पास मास है कि नहीं। हम नहीं कहेंगे देखिए थोड़ा और कुछ दिखाना, अबे बाढ़ में गया। तेने क्या बोला, तेरे पास चार्ज है ना, कंफर्म है तेरे पास मास भी है तेरे पास। पर अगर तेरे पास मास, तू बोलता मेरे पास मास है, तो फिर चार्ज में चेक करना पड़ेगा। वो निकल भी सकता है और नहीं निकल भी सकता है। और क्लियर बात? हाँ बट एक चीज कंफर्म है, अगर तेरे पास मास नहीं है और तू चार्ज रखने की उम्मीद करे, अरे क्लियर बात, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। जैसे अपन बात करें गामा फोटोन, इसकी बात करें, ये गामा फोटोन है ना बेटा, इनका रेस्ट मास 0 होता है। रेस्ट मास क्या होता है, मास 0। इनका मास नहीं इनके पास, और मास नहीं है ना, तो भले इनकी कितनी हार्दिक इच्छा होती हो, बोले यार हम भी चार्ज रख ले तो मजा आ जाए, ऐसे हो जाए हमारे पास चार्ज, जैसे अपन बोलते हैं ना कि मेरे पास अगर पैसा आ जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, फलान कर दूंगा, ढिमकान कर दूंगा, ठीक है ना। तो वही चीज है, ये क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास चार्ज आ जाए तो मैं क्या कर दूंगा, ना ये कर दूंगा ना वो कर दूंगा ना। तो क्या कर देगा बे, तेरे पास मास ही नहीं, जो क्वालिटी होनी चाहिए चार्ज रखने के लिए वो तेरे पास है ही नहीं। क्लियर है? इसका मतलब तेरे पास मास नहीं है, तो फिर तू कभी चार्ज जीवन में रख नहीं सकता। भले तू सोच रहा है तो सोचता रहे, बट तू उसके काबिल नहीं है। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं आता। तो क्या पता चला सिक्स्थ प्रॉपर्टी में कि चार्ज हमेशा का इससे एसोसिएट होता है मास से। क्लियर बात? तो चार्ज उसी जगह पे देना है जहाँ मास होगा, जहाँ मास नहीं है उस जगह पे हम चार्ज देंगे भी नहीं। क्लियर? आगे होगी, जैसे मैं कहूँ तुमसे, तुम्हें मैंने क्या कर दिया, जिम्मेदारी सौंप दी, बोला यार तुम ना चार्ज बांटो, क्या करो, क्लियर, मतलब चीजों पे चार्ज दो, ठीक है ना। तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। यूँ नहीं कि अंधे में बांट लो। चार्ज जब बांटो तो देख लेना मास है नहीं है, मतलब मसाला है या नहीं है, मटेरियल है या नहीं है। जहाँ मटेरियल है वहाँ दो, जहाँ नहीं है वहाँ मत दो। अरे क्लियर है? जैसे मैं कहूँ कि एक स्फीयर है, ये होलो स्फीयर है। कौन सा स्फीयर है, होलो। अरे क्लियर है? होलो स्फीयर है। अब मैंने कहा कि तुम इसको क्या कर दो, बढ़िया चार्ज कर दो इसको, ठीक है।
तो होल होगा मतलब इसके अंदर से सुपड़ा साफ है, अंदर इसके कोई मास नहीं है, और जहाँ मास नहीं है वहां पे क्या नहीं कर सकते, चार्ज को नहीं बिठा सकते, ठीक है ना। तो चार्ज कहाँ जाके बैठेगा, सिर्फ इसकी सरफेस पे जाके बैठेगा, अंदर क्योंकि मास नहीं है इसलिए अंदर चार्ज भी नहीं बैठ सकता। अरे क्लियर है, तो जहाँ मास वही चार्ज देना है, ठीक है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है जहाँ मास होगा वहाँ चार्ज होगा इसी, क्लियर है बात। बट जब हम बांटेंगे ना तो मास देख देख के ही बांटेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 6। कौन कौन सी, स्केलर है, एडिटिव है, लाइक चार्जेस रिपल्शन, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्शन, क्वांटाइज क्वांटिटी है, कंजर्व रहती है, और ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी देखो भाई, देखो तो सेवंथ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कि जो चार्ज है ना डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। वेलोसिटी भी डिपेंड नहीं करती, याद करो जब मैंने वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चार्जेज मासेज लिखे थे, तब चार्जेज में सीधा लिख दिया था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का, पर जब मास लिखा था तब लिखा था रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। और याद करो मैंने बताया भी था कि मास जो है ना वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे मास बढ़ता है, बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है, जैसे इलेक्ट्रॉन की कर लो बात, तुम तो है ना, इलेक्ट्रॉन है मान लो, कौन है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में है तो इसके पास कितना चार्ज है, माइनस ही। अगर ये इलेक्ट्रॉन मोशन में भी आ जाएगा ना भाई, ये इलेक्ट्रॉन का ही में आ जाएगा मोशन में, भले ही ये स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ो, कितनी स्पीड हो इसकी, अरे क्लियर है। बाकी इसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अभी भी कितना रहेगा, माइनस ही। यहाँ से क्या पता लगता है, क्यू रेस्ट इक्वल्स टू क्यू मोशन, क्यू रेस्ट इक्वल्स टू क्यू मोशन, क्यू रेस्ट इक्वल्स टू, इस बात को ऐसे भी कहा जाता है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब स्पीड के साथ नहीं बदलता हो, क्या के साथ नहीं बदलता, क्लियर है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब बताया था ना 11th में भी बातचीत करते हैं इसके बारे में, वो डब्बा जहाँ बैठ करके ऑब्जर्वर की इन चीजों को देखता है, ठीक है ना। जैसे सड़क किनारे लगे पेड़ को अगर सड़क पे खड़े होकर देखें, मतलब ग्राउंड अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है तो पेड़ हमें रुका हुआ दिखेगा, उसी पेड़ को अगर चलती हुई बस में, ट्रेन में, चलते हुए किसी भी व्हीकल में बैठ के देखोगे तो जिधर व्हीकल जा रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चलता हुआ नजर आता है, क्लियर बात। तो जैसे रेस्ट और मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी, जैसे चार्ज नहीं है, ठीक है ना। किसी बॉडी पे अगर कुछ चार्ज है तो तू उसको ग्राउंड फ्रेम में खड़ा होके देख, क्लियर बात। या तेरी मर्जी आए तो तू बस में, चलती हुई बस में बैठ जा, ट्रक में बैठ जा, ट्रैक्टर में बैठ जा, जो तेरी इच्छा हो उसमें जाके बैठ और फिर देख। ये कहेगा ये वाला ऑब्जर्वर ए जो ग्राउंड फ्रेम में, ये ऑब्जर्वर बी जो मूविंग फ्रेम में, क्लियर है। ये इस बॉडी के बारे में कहेगा कि इस पे क्यों चार्ज है, तो ये भी वही बात कहेगा कि इस पे कितना चार्ज है। चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक। इसके बाद एट्थ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब जो बता रहा हूँ एट्थ, नाइन्थ और 10th प्रॉपर्टी, कई एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है। और हो सकता है आगे भी आते रहे अगर नॉर्मल पेपर बनाने का मकसद मेंटेलिटी से अगर पेपर बनाया गया तो, ठीक है ना। तो क्या है सुनना कि एक स्टेशनरी चार्ज, कौन सा चार्ज, स्टेशनरी, स्टेशनरी चार्ज, ठीक है, मतलब जिसकी वेलोसिटी है 0, ठीक है। तो एक स्टेशनरी चार्ज अपने अराउंड सिर्फ और सिर्फ क्या फेंकता है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा माहौल बनाता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, क्या बनाता है, अरे क्लियर है बात। एक स्टेशनरी चार्ज सिर्फ और सिर्फ अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, कौन सा माहौल, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। यही चार्ज अगर मोशन में आ जाए, और मोशन कैसा करे,
यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, यूनिफॉर्मली मूविंग का क्या मतलब है, इसकी जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट है और इसमें किसी तरह का कोई एसिलरेशन नहीं है, एसिलरेशन जीरो है, क्लियर है। तो इस तरह का जो चार्ज है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या भी फेंकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी फेंकता है। अरे क्लियर, ये सब बातें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की गई है। जैसे ये वाली बात हमने ऑब्जर्व की, क्लियर बात, कि बैठे हुए चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड से डिस्टर्ब करने की कोशिश की, क्लियर, तो पता चला वो डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं करता है, वो पहचानता ही नहीं जब रेस्ट में होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसे पता ही नहीं पता है तो फिर वो फील कैसे करेगा, क्लियर है। पर जब मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो देखा यार ये डिस्टर्ब हुआ, ये डिस्टर्ब, इसका मतलब मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और 10th प्रॉपर्टी, अगर चार्ज ऐसा नहीं करता तो हाँ जी बाबू सोना जादू टोना जो भी है ये नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। कोई कबूतर चिट्टियां लेके जा रहे होते हैं, चिट्टियों को बाबूजी देख रहे होते हैं, ठीक है ना, वो लट चल रहे होते हैं, है ना। पर आजकल क्या होता है, रजाई में घुस के टूंग करके मार दिया मैसेज, ठीक है, बाबू सोना को जब भी मौका मिलेगा वो पासवर्ड लगाएंगे, पढ़ लेंगे और रिप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो आज ये जो भी अपन वायरलेस कम्युनिकेशन की सुविधाओं का जो इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा तो अपना सेल फोन जो वायरलेस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जरिया है, क्लियर बात। अगर चार्ज ये 10th प्रॉपर्टी शो नहीं करता तो हम आज वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं देख रहे होते, क्लियर बात। वही टेलीफोन हमारा तारों से जुड़ा हुआ होता, ठीक है, तो टेलीफोन तो तार से जुड़ जाता और परिवार के लोग आपस में जुड़ जाते, पर हुआ क्या, मोबाइल फोन तार से फ्री होने के साथ साथ लोग भी आपस में क्या हो गए, फ्री हो गए, क्लियर है। चलो ये तो फिलोसॉफिकल बातें। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो चार्ज, नॉन यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, कैसा चार्ज, नॉन यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, नॉन यूनिफॉर्मली मूविंग को ऐसे ही बोल सकते हैं, या तो एसिलरेटेड होगा या फिर डी एसिलरेटेड होगा, है ना। मतलब ऐसा चार्ज जिसकी स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है और उसका एसिलरेशन जीरो नहीं है, उसके अंदर किसी न किसी तरह का एसिलरेशन है। तो इस तरह का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करता है। और यही वो है जो हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है विदाउट एनी वायर, विदाउट एनी, अरे क्लियर है बात, ठीक है। तो दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आई होप बातें समझ आई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, पक्का, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं अपन बाकी बात, है ना।